हेलो। और इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। और मैं यहाँ एक्सपर्ट के तौर पर आपके साथ जुड़ रहा हूँ और वाकई आज का विषय बहुत ही संगीन और दिलचस्प है। बिल्कुल। तो शुरुआत हम एक छोटे से उदाहरण से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर के बगल में एक पड़ोसी रहता है और वो पिछले 7 सालों से आपके बगीचे के पाइप से अपने घर के लिए पानी ले रहा है। हाँ, मतलब बिना किसी रोक टोक के। सही कहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, शायद कोई पुराना समझौता था, यह बस आपसी समझ थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से आप उस पड़ोसी के दरवाजे पर जाते हैं और घंटी बजाते हैं और उसके हाथ में एक बिल थमा देते हैं। और वो कोई मामूली बिल नहीं होता। एग्जैक्टली। वो बिल कुछ 100 या 1000 रुपए का नहीं है, वो बिल है पूरे 1,44,000 करोड़ रुपए का। ये सुनकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मतलब ये परिदृश्य सुनने में भले ही किसी अजीब सी कहानी या मजाक जैसा लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक घटना की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। सही बात है। एक ऐसा विवाद जिसने इस समय देश की राजनीति और कानूनी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। और आज हम ठीक इसी मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब और राजस्थान के बीच अचानक से भड़के एक ऐतिहासिक और बेहद जटिल जल विवाद की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार से सीधे तौर पर 1,44,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है। और ये पैसा उस पानी के एवज में मांगा गया है जो राजस्थान 1960 के दशक से लगातार इस्तेमाल कर रहा है। राइट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई राज्य इस तरह से पिछली सदी का बिल भेज सकता है? क्या नदियां किसी राज्य की निजी संपत्ति होती हैं? वही तो। इसके पीछे दशकों पुराने ऐतिहासिक समझौते हैं, कुछ बहुत ही पेचीदा कानूनी दांवपेच हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के समय का एक बहुत ही भयानक जल संकट इसमें छिपा हुआ है। सही कहा आपने। और इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें आज की राजनीति से थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का या दो मुख्यमंत्रियों के बीच की नोकझोंक का मामला नहीं है। तो फिर असल कहानी क्या है? अगर हम इस पूरे विवाद की जड़ों को देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और लगातार बदल रही जलवायु के एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल का हिस्सा है। पानी, जिसे हम अक्सर एक मुफ्त प्राकृतिक देन मान लेते हैं, वो कैसे इतने बड़े विवाद का या यूं कहें कि एक हथियार का रूप ले चुका है, ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम का आंकड़ा 1,44,000 करोड़, ये अचानक हवा से तो नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या सच में इतिहास में पानी के लिए पहले कभी पैसे दिए जाते थे? क्योंकि आमतौर पर हम नदियों के पानी को लेकर यही सोचते हैं कि ये तो कुदरत की देन है, जो चाहे इस्तेमाल करें। हाँ, आम धारणा यही होती है। तो क्या पंजाब का ये दावा किसी ठोस ऐतिहासिक बुनियाद पर टिका है? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें आज से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले के दौर से मिलता है। हमें 1920 के दशक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौते को देखना होगा। अच्छा, 1920 यानी लगभग 100 साल पहले? एग्जैक्टली। उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान बीकानेर की रियायत हुआ करती थी, जो आज के राजस्थान का एक प्रमुख हिस्सा है। राइट। बीकानेर एक सूखा इलाका था। उस रियासत को सतलुज नदी से पानी मिलता था और ये पानी गंग नहर यानी गैंग कैनाल नाम के एक बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के जरिए वहां तक पहुंचता था। तो क्या बीकानेर के महाराजा उस समय इस पानी के लिए पंजाब को पैसे चुकाते थे? मतलब क्या पानी का कोई मीटर लगा हुआ था वहां पर? मीटर तो नहीं, लेकिन व्यवस्था कुछ वैसी ही थी। ब्रिटिश राज में बीकानेर इस पानी के इस्तेमाल के लिए पंजाब को बकायदा एक रॉयल्टी या उपयोग शुल्क देता था। ओह वाओ! सच में? हाँ, और ये शुल्क इस बात पर निर्भर करता था कि उस पानी से बीकानेर में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है। अच्छा, तो एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी। बिल्कुल। यानी जितनी ज्यादा जमीन पर खेती होगी, जितनी सिंचाई होगी, उतनी ज्यादा रॉयल्टी पंजाब के खजाने में जाएगी। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि आज़ादी से पहले ही इन क्षेत्रों के बीच ये नियम पूरी तरह से स्थापित हो चुका था कि पानी कोई मुफ्त की चीज नहीं है। सही पकड़ा आपने। वो एक पेड कमोडिटी यानी एक ऐसी वस्तु थी जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। एकदम सही। इस ऐतिहासिक तथ्य ने एक मिसाल कायम कर दी थी कि पानी के लिए पैसे का लेन देन हो सकता है।
और आज पंजाब का पूरा दावा इसी बुनियाद पर खड़ा है। ओके, तो बेस यहाँ से बना है। हाँ, पंजाब का तर्क बड़ा सीधा है कि जो व्यवस्था 1920 के दशक में थी, उसके हिसाब से राजस्थान ने 1960 के बाद से अब तक जो भी पानी बिना किसी भुगतान के इस्तेमाल किया है, जिसका अनुमान शायद हजारों क्यूसेक में होगा, राइट? बिल्कुल हजारों क्यूसेक में, तो उसका आज की महंगाई और ब्याज के हिसाब से कुल मूल्य 1,44,000 करोड़ रुपए बनता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर 1920 में पानी के लिए पैसे देने का नियम था और बीकानेर खुशी-खुशी पैसे दे रहा था, तो फिर 1960 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये भुगतान बंद हो गया? ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक ऐसी व्यापारिक व्यवस्था जो दशकों से सुचारू रूप से चल रही थी, वो रातों रात कैसे खत्म हो गई? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो इस बदलाव को समझने के लिए हमें देश की सीमाओं से बाहर देखना होगा। बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? हाँ, 1960 में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ था, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी। जो पाकिस्तान के साथ हुई थी। सही कहा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुई एक ऐतिहासिक संधि थी। इस संधि ने भारत को पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रवि पर पूरा और विशेष नियंत्रण दे दिया। लेकिन ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हुई ना? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि ने भारत के दो राज्यों के बीच के आंतरिक नियमों को कैसे बदल दिया? यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ ये संधि की, तो भारत सरकार ने इन पूर्वी नदियों पर अपना अधिकार पक्का करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी कीमत चुकाई थी। अच्छा? क्योंकि केंद्र सरकार ने संधि की थी, इसलिए अब इन नदियों के पानी पर नियंत्रण और इसके वितरण का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास आ गया। ओके, तो पावर सेंटर के पास शिफ्ट हो गए। एग्जैक्टली। उसके बाद भारत सरकार के नजरिए में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। सरकार ने इन नदियों के पानी को दो राज्यों के बीच की एक व्यावसायिक व्यवस्था यानी कमर्शियल अरेंजमेंट मानने के बजाय उसे पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति मानना शुरू कर दिया, राइट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा, तो नजरिया ये हो गया कि ये पानी अब किसी एक राज्य की जागीर नहीं है, बल्कि ये देश के विकास का साधन है। हाँ, इसे देश के भीतर अलग अलग राज्यों की जरूरतों के हिसाब से बांटा जाना चाहिए, ना कि इसे मुनाफे के लिए बेचा जाना चाहिए। बिल्कुल। आप इसे नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण के चश्मे से देखिए। उस समय देश को अनाज की सख्त जरूरत थी। हाँ, आजादी के बाद का दौर था। सही बात है। तो राजस्थान के सूखे और रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई। इसी बदलाव के कारण केंद्र के हस्तक्षेप से राजस्थान ने पंजाब को रॉयल्टी देना बंद कर दिया। ओह, तो सेंटर ने इंटरवीन किया। हाँ, और इसके बाद सरकार ने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जैसी बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी ढांचागत परियोजनाएं विकसित की, ताकि सतलुज और ब्यास का पानी सीधे रेगिस्तान तक पहुंच सके। वाओ! पानी का उद्देश्य अब व्यापार नहीं था, बल्कि अकाल से लड़ना और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। लॉजिक तो बहुत साफ है। पानी जो पहले एक कमोडिटी था, वो अब एक राष्ट्रीय संसाधन बन गया। लेकिन अगर पानी को राष्ट्रीय संसाधन मान लिया गया, तो फिर उसका बंटवारा किस आधार पर हुआ, और आज इतने सालों बाद पंजाब इस पूरे बंटवारे की वैधता पर सवाल क्यों उठा रहा है? ये समझना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए मैं अपने श्रोताओं को एक उदाहरण देना चाहूंगी। ये कुछ वैसा ही है कि कोई नदी आपके घर के आंगन से होकर बह रही है, लेकिन जब पानी भरने की बारी आती है, तो सबसे बड़ी बाल्टी कोई और भर कर ले जा रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, और यहीं से इस विवाद का कानूनी और राजनीतिक पहलू शुरू होता है। 1981 में पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय यानी 3 पार्टियां थीं इसमें? हाँ, ये समझौता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच हुआ था, और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन प्राप्त था। और इस 1981 के समझौते में पानी का बंटवारा किस तरह किया गया? मैं जानना चाहती हूँ कि आंकड़े क्या थे। यहीं पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है। इस समझौते के तहत अनुमानित 17.17 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट अतिरिक्त पानी में से राजस्थान को सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया। कितना हिस्सा? लगभग 8.6 MAF पानी। एक मिनट,
8.6 मिलियन एकड़ फीट। ये संख्या सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन किसी आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे किसी विशाल शहर को इस 8.6 MF पानी में डुबो दें तो पूरा का पूरा शहर कई मंजिलों तक पानी के नीचे होगा। बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी नहर का पानी नहीं है। ये एक विशालकाय समुद्र जितना पानी है जो हर साल राजस्थान की तरफ मोड़ा जाना तय हुआ। लेकिन रुकिए, आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां ये तो राजस्थान से होकर बहती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बहती। फिर उन्हें इतना बड़ा हिस्सा कैसे मिल गया? और यहीं पर वो मुख्य कानूनी पेंच आता है जिसे रिपेरियन सिद्धांत है, रिपेरियन प्रिंसिपल कहा जाता है। पंजाब का पूरा कानूनी और नैतिक तर्क इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है। ये रिपेरियन सिद्धांत क्या होता है? रिपेरियन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जल कानूनों का एक बहुत ही स्थापित नियम है। इसके अनुसार कोई नदी जिन भौगोलिक क्षेत्रों या राज्यों से होकर बहती है, उस नदी के पानी पर सबसे पहला और स्वाभाविक अधिकार उन्हीं का होता है। ओह, इसका सीधा सा मतलब है कि क्योंकि रवि, ब्यास और सतलुज नदियां पंजाब की धरती से होकर बहती हैं, इसलिए पंजाब एक रिपेरियन राज्य है। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये नदियां राजस्थान की सीमा को छूती तक नहीं है, इसलिए राजस्थान एक नॉन रिपेरियन राज्य है। बिल्कुल सही समझा आपने। पंजाब का बरसों पुराना दर्द यही है कि एक नॉन रिपेरियन राज्य होने के बावजूद राजस्थान को पानी का सबसे बड़ा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है। जैसे ये 1981 का आवंटन शुरू से ही गैर कानूनी और अनुचित था। उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने दबाव डालकर ये समझौता करवाया था। ओके। और इसी भारी असंतोष के चलते पंजाब ने 2004 में एक बहुत ही कड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाया था। क्या किया था उन्होंने 2004 में? उन्होंने अपनी संसद में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट नाम का एक कानून पारित कर दिया, जिसके जरिए उन्होंने पानी के सभी पुराने समझौतों को एक तरफा तरीके से रद्द घोषित कर दिया। अरे वाह, ये तो सीधे तौर पर देश की संघीय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती देना हो गया। हाँ, एक तरह से कानूनी भूचाल आ गया था उस वक्त। तो क्या पंजाब का वो कानून लागू हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। ये मामला कई सालों तक कानूनी दांवपेच में उलझा रहा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पंजाब के इस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के फैसले ने 2004 से पहले के कानूनी ढांचे को फिर से बहाल कर दिया। जिसका मतलब था कि 1981 के समझौते के तहत राजस्थान का पानी का हिस्सा कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहा। बिल्कुल, राजस्थान का हिस्सा बरकरार रहा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब 1981 का समझौता अपनी जगह लागू है और 2004 का विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है, तो फिर पंजाब इस मुद्दे को आज इतने दशकों बाद अचानक इतनी आक्रामकता से क्यों उठा रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। 1,44,000 करोड़ रुपए का बिल भेजने की टाइमिंग क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने या पुरानी राजनीति को दोबारा चमकाने की कोशिश है, या असल में जमीन पर कुछ बदल गया है? क्या सच में पंजाब की नदियां सूख रही हैं? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत सच में बहुत खौफनाक हो चुकी है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। तो हकीकत क्या है? हमें ये समझना होगा कि चाहे 1920 का समझौता हो या 1981 का आवंटन, ये दोनों ही उस समय के आंकड़ों पर आधारित थे जब माना जाता था कि नदियों में पानी अतिरिक्त या सरप्लस मात्रा में मौजूद है। यानी उस दौर में धारणा ये थी कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा पानी है, नदियां उफान पर हैं, इसलिए अगर थोड़ा पानी पड़ोसी राज्य को दे भी दिया जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन आज की वास्तविकता उस दौर से बिल्कुल उलट है। आज पंजाब एक अभूतपूर्व जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। इसके 3 बहुत ही गंभीर कारण हैं। 3 कारण? हाँ, पहला कारण तो सीधा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है। रावी और ब्यास नदियों में पानी का स्तर पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा गिर चुका है। बर्फ कम गिर रही होगी पहाड़ों पर। हाँ, पहाड़ों पर बर्फ कम गिर रही है, बारिश का पैटर्न बदल गया है। अब बंटने के लिए कोई सरप्लस पानी बचा ही नहीं है। जो पानी है वो पंजाब की अपनी जरूरतों के लिए भी कम पड़ रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। और दूसरा कारण, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि इसका संबंध खेती से होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक कारण है पंजाब का अपना भूजल संकट।
यानी ग्राउंड वाटर क्राइसिस। और इसके पीछे हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। हरित क्रांति, लेकिन उसे तो भारत की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। उसी ने तो हमें भुखमरी से बचाया था। बेशक बचाया था। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत पंजाब की जमीन ने चुकाई है। कैसे? हरित क्रांति के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के तहत पंजाब में धान यानी चावल और गेहूं की फसल का एक चक्र शुरू किया गया। इसे हम पैडी व्हीट साइकिल कहते हैं। ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब भौगोलिक रूप से धान उगाने वाला क्षेत्र नहीं था। वहाँ ट्रेडिशनली चावल नहीं उगाया जाता था। और धान की खेती के लिए खेतों में हफ्तों तक पानी भरकर रखना पड़ता है। इस अत्यधिक सघन कृषि की वजह से पंजाब के किसानों ने जमीन के नीचे से बेतहाशा पानी निकाला। तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि आज पंजाब का भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। कई इलाकों में तो पानी इतना नीचे चला गया है कि ट्यूबवेल भी काम नहीं करते। ये तो एक बहुत ही भयानक विरोधाभास है। जो राज्य पूरे देश का पेट भरने के लिए अपनी जमीन निचोड़ रहा है, वो खुद अंदर ही अंदर सूख रहा है। बिल्कुल। और इसकी नैतिक दुविधा देखिए। एक तरफ वे अपने किसानों को सूखते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी नदियों का पानी एक ऐसे राज्य यानी राजस्थान को जा रहा है जो कानूनी तौर पर उस नदी के बेसिन का हिस्सा भी नहीं है। यही पंजाब का सबसे बड़ा दर्द है। और इसी से जुड़ा है तीसरा कारण, बुनियादी ढांचे का असंतुलन। इसका क्या मतलब हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस। हाँ, आज स्थिति ये हो गई कि पंजाब की अपनी नहरें अक्सर अपनी क्षमता से बहुत कम पर काम कर रही हैं, क्योंकि नदियों में पर्याप्त पानी नहीं है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान ने पिछले कुछ दशकों में अपने नहरों के नेटवर्क का काफी आक्रामक तरीके से विस्तार कर लिया है, और वे लगातार भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। तो वहां प्रॉपर कैपेसिटी बिल्ट हो चुकी है। हाँ, पंजाब के किसानों को लगता है कि उनके हिस्से का पानी राजस्थान के रेगिस्तान में जा रहा है, जबकि उनके अपने खेत प्यासे हैं। ये पूरी स्थिति तो एक बारूद के ढेर जैसी लग रही है। पानी की कमी और खेती का संकट अपनी जगह पूरी तरह जायज है, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी खटकता है। पूछिए। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री या वहां की सरकार सच में ये उम्मीद कर रही है कि वे 1,44,000 करोड़ रुपए का बिल भेजेंगे और राजस्थान सरकार उन्हें चुपचाप एक चेक काट कर दे देगी? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। तो फिर क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कूटनीति और राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि ये मांग सिर्फ एक साधारण बिल या पैसे वसूलने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। तो फिर असल गेम क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है। किस तरह की रणनीति? क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलना है तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों? इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी ऐतिहासिक शिकायत या असंतोष के बारे में बात करते हैं, जैसे पंजाब सालों से कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो वो अक्सर एक अस्पष्ट सी भावना बनकर रह जाती है। लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन पंजाब ने इस बार क्या किया? उन्होंने अपनी उस पुरानी शिकायत को एक ठोस संख्या में बदल दिया। इसे हम क्वांटिफाइंग ग्रीवेंस कहते हैं। ओ, समझ गई। उन्होंने एक ऐतिहासिक अन्याय की भावना को 1,44,000 करोड़ के एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले आंकड़े में तब्दील कर दिया। मतलब उन्होंने हवाई बातों को एक प्रॉपर बैलेंस शीट में बदल दिया। एग्जैक्टली। ऐसा करके उन्होंने एक बेहद मजबूत राजनीतिक और कानूनी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे नजरअंदाज करना अब ना तो केंद्र के लिए मुमकिन है और ना ही राजस्थान के लिए। इसका मतलब है कि ये आंकड़ा चर्चा को एक नया आकार देने के लिए है। ये नेगोशिएशन टेबल पर अपना वजन बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे कूटनीति की भाषा में मोल भाव की ताकत या नेगोशिएटिंग लेवरेज कहते हैं। राइट। जब भविष्य में नदी प्रबंधन, पानी के बंटवारे या कृषि की स्थिरता को लेकर कोई भी राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी, तो पंजाब इस 1,44,000 करोड़ के आंकड़े को एक हथियार के रूप में मेज पर रख सकेगा। वो कह सकेंगे कि देखिए हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, वे कह सकेंगे ठीक है, अगर आप हमें और पानी नहीं दे सकते तो हमारे पुराने बकाया का क्या? ये सामने वाले को बैकफुट पर धकेलने की एक अचूक तरकीब है। दाव तो बहुत तगड़ा है। लेकिन इस पूरे विवाद का अंत क्या होगा? क्या इस गतिरोध को तोड़ने का कोई कानूनी या संवैधानिक रास्ता बचा है?
रास्ते तो हैं। क्योंकि अगर दोनों राज्य अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे तो ये विवाद कभी खत्म ही नहीं होगा और शायद लोग सड़कों पर उतर आए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गंभीर और जटिल मुआवजे के दावे को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से दो ही संस्थागत रास्ते मौजूद हैं। कौन से? पहला रास्ता है सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना। सुप्रीम कोर्ट ही क्यों? क्या कोई निचली अदालत जैसे हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाले किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। अच्छा, यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। हाँ, ये एक संघीय ढांचा है, इसलिए राज्य ऐसे मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। समझ आई बात। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता है रवि ब्यास ट्रिब्यूनल का पुनरुद्धार। ये एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे खासतौर पर इन नदियों के पानी के बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए दशकों पहले बनाया गया था। तो क्या वो ट्रिब्यूनल अभी एक्टिव नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल के पास पानी के नए सिरे से आकलन और बंटवारे से जुड़े कई फैसले दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। अगर इस विवाद का कोई ठोस तकनीकी और कानूनी हल निकालना है तो वो इन्हीं दोनों में से किसी एक मंच से होकर गुजरेगा। इस पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये मामला सिर्फ दो राज्यों के बीच एक पानी के बिल का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विवाद इस बात का एक बहुत ही सटीक और डरावना उदाहरण है कि कैसे 20वीं सदी में बहुतायत दौर में बनाई गई संधियां 21वीं सदी के पर्यावरण और जलवायु संकट से सीधे टकरा रही हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जो नियम 1920 के राजवाड़ों के दौर में या 1981 की राजनीतिक परिस्थितियों में बनाए गए थे, वे आज की भौगोलिक, पर्यावरणीय और कृषि संबंधी वास्तविकताओं से पूरी तरह कट चुके हैं। हाँ, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आज नदियां सूख रही हैं और पुराने समझौते उस सूखे को बांटने में पूरी तरह नाकाम है। हम अक्सर अपने घरों में सुबह सुबह नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते हुए या गाड़ियां धोते हुए, ये सोचकर कि पानी ही तो है, आ जाएगा, जो कि बहुत आम आदत है हमारी। लेकिन आज की ये चर्चा हमें बताती है कि भविष्य के युद्ध सीमाओं या जमीन के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि पानी के पाइपों, नहरों और नदियों के बहाव पर लड़े जाएंगे। पानी अब सिर्फ एक बुनियादी जरूरत नहीं रहा, ये राज्यों के अस्तित्व, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा संसाधन है जिस पर लाखों किसानों की आजीविका और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा टिकी है। जब पानी कम होता है तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, बल्कि दशकों पुरानी संधियां और रिश्ते भी दरकने लगते हैं। आज की इस गहरी चर्चा से विदा लेने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में हमने उस पड़ोसी की बात की थी जो दशकों से आपकी बगीचे के पाइप का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ। लेकिन जरा इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचिए। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी नदियां इसी तरह सूखती रही, भूजल पाताल में जाता रहा और पानी की किल्लत इसी तरह बढ़ती रही, तो आगे क्या होगा? वही तो, क्या भविष्य में एक ऐसा वक्त आएगा जब हम नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति मानना छोड़ देंगे? क्या हम फिर से 1920 के उस दौर में लौट जाएंगे जहां पानी पूरी तरह से एक व्यावसायिक वस्तु यानी कमर्शियल कमोडिटी बन जाएगा? ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। क्या आने वाले समय में पानी की हर एक बूंद की कीमत शेयर बाजार की तरह तय होगी और जिसके पास पैसा होगा सिर्फ वही अपनी प्यास बुझा पाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो रूंगटे खड़े कर देता है और जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।